तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की भी छुट्टी मैं ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल भी लेते थे। पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी था। क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था। इस दुनिया में चाचा ने बचपन से पाला पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछनीय सदस्य हो गई। इसलिए पिछले 2 साल से मैं पीजी में रहने आ गई थी। यहीं विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकात प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। खैर यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीजें पैक की, अपने वॉकिंग शूज कसे और रेडी थी। तभी फोन पर मिस कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने भी सामान गाड़ी में रखा और विक्रम के साथ अब बैठ गई। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है और हम थोड़ी देर के लिए सो गए। फिर नींद पूरी करने के बाद 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुलती है तो मैंने देखा कि किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। मैंने दरवाजा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी, उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए थे। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपने उम्र का है, ट्रैकिंग में मजा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज दी, कहाँ हो? तभी उस लड़की ने मुड़ कर मुझे देखा तो वह बहुत ज्यादा गोरी थी। मुझे देख कर वो मुस्कुरा दी। मैंने भी उसको देखकर मुस्कुरा दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेजते हैं। जब हमने बताया कि हम वहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और होटल में मौजूद उस ढाबे पे मौजूद 2-3 लोगों की आंखें फैल सी गई है और वो हमें तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को कान फुसफुसा रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा लिया। हम कोई 7 बजे के लगभग कॉटेज पहुंचे। मैंने गेट पर सिब्बू से मिली। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय काफी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी कि मुझे साथ के कमरे से धीमी संगीत की आवाज आई। बहुत ही मधुर थी, पर वो उदास थी। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम भी आ गया और हम दोनों फिर कमरे में चले गए। उस रात हम सो गए। बातें करते करते हम सो गए। बाहर कब बारिश हुई हमें पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद थी। खिड़की बंद करने की आवाज से विक्रम भी उठ बैठा। कहने लगा, रुबिन तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा, अभी इधर आओ और सो जाओ।
सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिब्बू ने कहा, वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइए, उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। वहां काफी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उससे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। मुझे लगा विक्रम जहाँ बैठा है उसके शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए तो अच्छी पिक्चर भी आएगी। और एक पगडंडी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। अचानक वो उलझे वालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हियर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत खूबसूरत था और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली। उसके बालों की तरह वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू गोइंग? इस बात पर वो धीमी आवाज में बोली, मैं भारतीय हूँ। मैंने कहा, ओ, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रूबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई हूँ। उसने अपना नाम सारा बताया था। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ती चली जा रही थी। विक्रम ने उससे बी केयरफुल कहा तो वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे पर सारा वापस नीचे आई ही नहीं। मैंने कहा, चलो बाजार घूम कर आते हैं। विक्रम का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज आ गए और फिर हमने खाना वाना खाया और हम एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते फिर हमारी आंख लग जाती है और कुछ घंटों के बाद मेरी नींद खुलती है। तो तब मैं देखती हूँ कि विक्रम बिस्तर पे नहीं है। मैं उसे आवाज देने लगती हूँ पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। विक्रम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहाँ मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। जनाब, कहाँ हो गए? विक्रम पलटा और बोला। मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया हूँ। साथ वाले दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई कि सारा वापस आ गई, पर मैंने जब उसके कमरे में जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हमने डिसाइड किया कि आज डिनर हम खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने सिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई। साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख सिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। सिब्बू 2 पैक लगाने के बाद सेंटी हो गया था। कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, हम अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे आपकी। विक्रम उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है क्या? आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट है। सिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों से आप अकेले ही गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी तो था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं पर उस लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी तो मिली थी। क्यों झूठ बोल रहे हो सिब्बू? शिब्बू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ सिब्बू? अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आपके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। कुछ महीनों से सिर्फ आप ही आए हो। मैंने कहा फिर से, वो लड़की कौन थी? वो कहाँ से आई थी? सिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत सारी कहानियां फैली हुई है। यह बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें भी हो चुकी है। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाजें सुनते हैं। यहाँ कुछ मौतें भी हो चुकी है। तब से यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ से कुछ आवाजें भी लोग सुनते हैं। कभी किसी के उदास सी धुन सुनते हैं, कभी किसी के रोने की आवाज सुनते हैं, कभी किसी के गाने की आवाज सुनते हैं। यह सब सुनकर मेरा खून जम गया था। पर सिब्बू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा ना सुना। मैं तो रोज यहीं रहता हूँ, कुछ भी नहीं देखा मैंने तो। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में गए। विक्रम मुझे धांधस बढ़ाते हुए बोला, चर्सी है, उसकी बातों में कहाँ आ रही हो? पर अंदर से वो भी डरा हुआ था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर बातें करते हुए टाइम पास करते करते कब सो गए मैं पता ही नहीं चला। रात के किसी वक्त मुझे लगा मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो देखा सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज किसी कुएं से आती हुई आवाज की तरह लग रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज भी निकल नहीं रही थी।
मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ था। वायलिन बजा रहा था, उदास धुन, उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई और वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज अल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जम सी गई थी। मैं वहां से उठना चाहती थी, लेकिन मैं उठ भी नहीं पा रही थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहां से बंदूक आ गई। सारा फिर बोली, अल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका हुआ और ढेर सारा धुआं निकला। तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली और मेरे चीखते ही विक्रम और सिब्बू भी भागते हुए वहां पे आ गए। मैं उस कमरे में जम सी गई थी और लगातार चीखे ही जा रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आया, मुझे पानी पिलाया और मैं पसीने से पूरी भीगी हुई थी। वो बार बार मुझे पूछ रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता नहीं। जब मेरी आंख खुली सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा था, मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिब्बू दीवार से सर लगाकर ऊँग रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है और मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। शिब्बू को विक्रम ने कॉफी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे पूछता रहा, क्या हुआ था रूबिन? रूबिन, तुम रात को क्यों चली गई थी? क्या हुआ था? तुमने क्या देखा? मैंने सारी बात बता दी। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देते हुए उठाया और हम उसी टाइम वहां से निकल पड़े। कॉटेज से जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में अब जान सी आते जा रही थी और मुझे अब अच्छा लग रहा था। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी और हमने वहाँ पे चाय और नाश्ता किया। विक्रम और मेरी सफेद शक्ल देखकर ढाबे वाले मालिक ने बोला, साहब हम तो पहले ही दिन से आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट केत की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उसे बहुत प्यार करती थी, पर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उससे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी जिसे प्यार समझती रही, वो बस मन का बहलावा था। उसने बहुत कोशिश की अल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उनकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आ रही थी कि क्यों सारा ने मुझे चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी? क्या वो मुझे कुछ इशारा करना चाहती थी? जब हम गुड़गांव आने लगे तो मैंने भी विक्रम से पूछा, तुम भी तो कहीं मुझे छोड़कर नहीं चले जाओगे? तुम भी तो हमेशा अंतिम सांसों तक मेरा साथ दोगे ना? तो विक्रम ने कहा, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमारी जिंदगी वापस पहले जैसे बिजी हो गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन मुझे सुबह सुबह फोन आता है और सामने से विक्रम कहता है कि जाने मन आज तैयार रहना, मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।